अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि B4U केस में जो है अपडेट हैं फाइनल लेटेस्ट, उसके बारे में बताएं। तो आज इस केस की समाअत हुई है और इस वीडियो कॉल से पहले मैंने जो हमारे समा टीवी के इस्लामाबाद में नुमाइंदे हैं सुहेल रशीद, उनसे बात की। तो जो तफसीलात पता चली वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। फिर इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको भी देखेंगे कमेंट्स को। आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें बेसिकली जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सरदार मज़हर साहब, जो कि नैब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि सैफुर्रहमान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो है नैब ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं। और उसके बाद के जो कोर्ट है उसने बेसिकली इनकी जो अबूरी ज़मानत है सैफुर्रहमान साहब की, उसको अगली समाअत जो कि 11 अगस्त है उस तक बढ़ा दिया है। और ख़ान साहब अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे इसका फ़ैसला भी अगली समाअत के बाद होगा, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के जो लॉयर्स हैं, वकला हैं, वो एक हतमी दलाइल देंगे, फ़ाइनल आर्गूमेंट्स देंगे। उसके बाद इसका फ़ैसला होगा कि इनका अरेस्ट होता है या नहीं होता। और मज़ीद जो हमें मालूमात पता चली उसके हिसाब से मुज़फ़्फ़र साहब का ये भी कहना है कि ये नैब की तारीख़ का सबसे बड़ा फ़्रॉड केस है। और नैब के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 26 बैंक अकाउंट्स जो इस कंपनी के हैं उसमें से 11 अरब तक का जो अमाउंट है उसका इंकशाफ हुआ है कि ये पब्लिक से लिए गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और मज़ीद बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश अभी जारी है और कितना बड़ा अमाउंट होता है टोटल, अभी तक 11 अरब का तो पता चल गया है। मज़ीद कितना होता है ये 100 अरब से ऊपर भी जा सकता है, पिछली रिपोर्ट में भी हमने कहा था, लेकिन ये तब पता चलेगा जब नैब की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ जो नैब की तरफ से जो आर्गूमेंट आई है, जो दलील आई है, वो ये कि जो कंपनी का कोई फ़िज़िकल बिज़नेस नहीं है, ना ही इनके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई लाइसेंस है इन्वेस्टमेंट लेने के लिए लोगों से। और ये वो दो बातें हैं जो कंपनी बार बार अपने सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स पे और जो इनके अकाउंट्स हैं, जो पेजेस हैं, उस पे ये इन्वेस्टर्स को बोलती रही है। और नैब की इन्वेस्टिगेशन और जो हमने एक रिपोर्ट की थी, हमारी भी यही फाइंडिंग्स थी कि हमें ये डाउटफुल लग रहा था क्लेम, लेकिन नैब की फाइंडिंग ये है कि ये दावा गलत है। ना तो इनका कोई फ़िज़िकल बिज़नेस है और ना ही इनका जो है इनके पास स्टेट बैंक से कोई लाइसेंस इन्होंने हासिल किया है। और नैब का ये भी कहना है कि इन्होंने तकरीबन 40 प्रॉपर्टी ख़रीदी हैं अपने नाम पर और बच्चों के नाम पर, और फ़िज़िकल बिज़नेस वगैरह कोई नहीं है। इसका जो दावा है वो नैब उसको कह रहा है ये गलत है। अच्छा, ये केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो इनको केस को सुन रहे हैं। और सैफुर्रहमान ख़ान के जो लॉयर हैं वो हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगली जो समाअत होगी 11 अगस्त की, उसमें पता चलेगा कि जब हतमी दलाइल दे दिए जाएंगे तो फिर फ़ैसला होगा कि इनका अरेस्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। और ये याद रहे कि इससे कुछ अर्से पहले, आई थिंक जून के अंदर, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है उन्होंने भी जुर्माना लगा दिया था B4U ग्रुप के ऊपर 4 अरब रुपए का। और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। इससे मुंसलिक जितनी कंपनीज़ हैं उनको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया था। और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी निकाला था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, पब्लिक अलर्ट, B4U ग्रुप इज़ नाउ ऑपरेटिंग अंडर अ फ्लैगशिप नेम्स SR ग्रुप, SR मीन्स सैफुर्रहमान ग्रुप, ऑफ कंपनीज टू डिसीव द जनरल पब्लिक अबाउट देयर स्टेटस टू कंटिन्यू देयर अनलॉफुल एक्टिविटीज़। तो ये SACP कह रहा है कि उन्होंने नाम बदल लिया और अब ये नए नाम से लोगों को चीट कर रहे हैं। और बेसिकली SACP ने ये भी बताया कि ये कंपनी, अब जो सैफुर्रहमान ग्रुप है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है SACP के साथ। B4U ग्रुप और उससे रिलेटेड जो कंपनीज़ थी तकरीबन 18 के करीब, वो सारी जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दी SACP ने। सैफुर्रहमान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ रजिस्टर्ड नहीं है। और पब्लिक को उन्होंने वार्निंग दी है कि भाई आपके अपने इंटरेस्ट में है कि आप जो है अपनी सेविंग्स को, अपनी मेहनत से कमाई हुई जो रकम है उसको इनकी किसी स्कीम में बेसिकली इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इलीगल है, पिरामिड स्कीम है, जो पॉन्जी स्कीम है, ये वो चला रहे हैं। ये एक अपडेट थी। और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाहर मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगा। आपके कमेंट्स देख लेते हैं और अगर कोई क्वेश्चंस हैं जिसके मैं जवाब दे सकता हूँ तो मैं वो भी देख लेता हूँ। तो ये कोई अपडेट थी, काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे थे। आज कोर्ट की जो हेयरिंग थी उसके बाद ये चीज़ें सामने आई, आपसे शेयर कर ली हैं। और अगर किसी को बहुत तफसील जाननी है तो हमारी समा मनी की जो YouTube चैनल है उस पर आप जाके बेसिकली वो हमारी वीडियो देख सकते हैं जो हमने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी, तो उसमें आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा जी। अच्छा, कमेंट में कोई सवाल मुझे ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा। ओके, B4U इस पावर में मैंने भी अभी विड्रॉ किए हैं पैसे। अच्छा जी, चल रहे होंगे आपके। अब तो मैंने वो इनका प्रोग्राम देखा था B4U पावर से, वो सैफुर्रहमान पावर के वो कर रहे हैं, बिकॉज शायद कंपनी का नाम चेंज हो गया इसलिए। एनीवेज,
और कोई कमेंट? तो फिर जाएगा इस्लामाबाद टेंस में, तो फिर जाएगा इस्लामाबाद। ये समझ नहीं आई आपकी बात मुझे। एग्रोजैम और B4U कैब्स कैसी चल रही हैं? एग्रोजैम का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो रिपोर्ट मैंने की थी उसमें तो मुझे यही पता चला था वो ज़मीन वमीन ख़रीद रहे हैं। और कैसी चल रही है ज़मीन ख़रीदना, तो बस सबसे पहला स्टेप होता है, उसके बाद आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। और अगर ये फर्टिलाइज़र कंपनी बननी थी तो उसका प्लांट लगना था, उस पर टाइम लगता है। तो कैसी चल रही है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। B4U कैब्स की भी मेरे पास इस वक्त कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई डोंट नो कि ये चल रही हैं या नहीं चल रही, लेकिन ये है कि विल B4U ओनर्स विल बी अरेस्टेड। B4U के ओनर पाकिस्तान में ही है सैफुर रहमान साहब, और वो इंटरिम बेल पर हैं, तो वो अभी अंडर अरेस्ट नहीं है, और सिर्फ वारंट इशू हुए हैं, अरेस्ट नहीं हुए। आज भी कोर्ट में वो पेश हुए हैं अपने वकील के हमरा, और पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब तक केस चल रहा है तो अभी तो पाकिस्तान में ही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त बाहर जाएंगे। तो ये सवाल को इतना रेलेवेंट नहीं लग रहा। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पैसे कहाँ से मिलेंगे? इस पर अगर आपको याद हो, मेरी सुहेल रशीद से जब बात हुई थी लास्ट टाइम, जो हमारे रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, जो इस केस को देख रहे हैं, तो उन्होंने यही बताया था कि नैब को जो लोग अपने क्लेम जाके दिखा देंगे, सबूत दे देंगे, आई थिंक नैब उनको इंक्लूड कर लेगा इस इन्वेस्टिगेशन में, तो उनकी तो रिकवरी या पैसे वापस मिलने के चांस है। लेकिन अगर कोई अपना क्लेम लेकर, दावा लेकर नहीं आएगा कि मैंने इन्वेस्ट किया था या मेरे साथ फ्रॉड हो गया, उस सूरत में ज़ाहिर है नैब को भी इल्म में नहीं होगा, तो वो आपकी रकम जो है वापस नहीं आ सकेगी। तो अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसको लगता है कि उसको वापस चाहिए ये पैसे, तो वो जाके नैब से ऑब्वियसली रुजू कर सकता है और उनको बता सकता है इस केस के बारे में। बहुत मशहूर केस है, आप नैब पे जाके बताएंगे तो वो आपसे डिटेल ले लेंगे। आप अपनी रकम का बता दें, सबूत दे दें। सर, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनका क्या होगा? कि वही वाली बात है कि जो नैब ने अभी जो 11 अरब रुपए का तो इंकशाफ कर दिया है कि 26 अकाउंट में टोटल कितने हैं नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे पैसे इन्होंने ख़र्च भी किए होंगे। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी ये दे चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिए हैं, मतलब जो ये दावा भी करते हैं और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ भी ये दिखाते हैं अपने चैनल्स पे। तो उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ, जो क्योंकि पिरामिड स्कीम यही होती है। हर पिरामिड स्कीम में जो लोग शुरू में आते हैं, ज़ाहिर है उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है, बड़ा लंबा इंतज़ार भी करना पड़ता है, लेकिन जब वो ट्री ग्रो होता है, बहुत सारे लोग उसमें आते हैं, तो शुरू वाले जो है उनको बहुत प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि बाद में आने वालों के पैसे जो है वो उसमें से उनको प्रॉफिट दिया जा रहा होता है। तो वो रकम तो चली गई उनके पास, वो तो लोगों ने गाड़ियाँ भी ख़रीद ली हैं, घर भी ख़रीद लिए हैं, और कुछ इनके लीडर्स हैं, आप देखें वो बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं और उनकी बड़ी तरक्की भी हो गई है। तो वो रकम तो चली गई। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो रिकवर भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे तो कई गुना ज़्यादा बना लिया। जो बाद में आए थे उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, तो उसमें देखना होगा कितनी रकम इनसे रिकवर होती है। और जो नैब के पास चले जाएंगे क्लेम लेके, उसमें चांसेस हैं कि आपकी रकम जो है रिकवर हो जाए, अदरवाइज़ फिर कोई चांस नहीं है। अगर B4U नेटवर्किंग बिज़नेस कर रही है तो क्या ऐसी कंपनीज़ भी रजिस्टर्ड हो सकती हैं क्या? देखिए, कंपनी तो कोई भी रजिस्टर कर सकता है, कंपनी रजिस्टर करना कोई मसला नहीं है। कंपनी रजिस्टर करना तो ये है कि आप एक बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आपने उसको रजिस्टर कर लिया। अब वो गैर कानूनी कोई काम कर रहा है, जैसे इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था स्टेट बैंक का, और आई थिंक मैंने इनकी वेबसाइट पर भी शायद देखा था, और ये क्लेम भी करते रहे कि इन्होंने लाइसेंस लिया, इन्होंने अप्लाई किया हो शायद, लेकिन इनको मिला नहीं था। इसी तरह जो ये लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे थे वो अनऑथराइज़ है, इनके पास उसका लाइसेंस नहीं था। SECP से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट और उसके अंदर जाते हैं तो उसके लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे बैंक है अगर कोई, या इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ उसके बाद लाइसेंस होगा इस काम का। इनके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये गैर कानूनी है। समा न्यूज़ शुड पुट दिस न्यूज़ मस्ट अवेयर अबाउट द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। हमने कर दिए, ये मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप जाके देख लें। समा मनी की वीडियोज़ में जाके यूट्यूब पर टाइमलाइन में देख सकते हैं। B4U में इन्वेस्टमेंट सेव है। अगेन ये पिरामिड स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि जब तक ये स्कीम छोटी होती है, ये दरमियाने लेवल की होती है, तब तक तो ये ना मीडिया की नज़रों में आती है, ना तहकीकाती इदारों की नज़रों में आती है, नैब FIA की नज़रों में नहीं आती। कि जब ये बहुत बड़ी हो जाती है और उसके बाद जैसे अभी नैब की आज की जो प्रोसीडिंग, उन्होंने कहा कि इनका कोई फ़िज़िकल बिज़नेस नहीं है और कोई लाइसेंस नहीं है इनके पास इन्वेस्टमेंट लेने का, तो फिर ये इतनी बड़ी हो जाती है, अब नज़रों से बचना मुश्किल होता है, फिर नए इन्वेस्टर नहीं आते। जैसे अब जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे या जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी जिन्होंने देखी होगी, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जब मज़ीद नए लोग नहीं आएंगे, तो क्योंकि ये आपको जो प्रॉफिट इतना बड़ा बड़ा दे रहे थे, ये दे रहे होंगे प्रॉफिट, वो पिछले ही लोगों की इन्वेस्टमेंट से दे रहे थे। अब जब नए लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इनके पास रकम जो है वो बढ़ेगी नहीं, और उस ज़्यादा रेट पे ये प्रॉफिट बहुत अरसे तक उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो कितनी रकम मौजूद है
और कुछ अकाउंट फ्रीज़ हो गए जो इन्होंने कहीं और रखे हुए होंगे, हो सकता है उसमें से दे रहे हो अभी तक जो लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये तो वक्त इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन नॉट इफ़, यानी थोड़े अरसे में ये कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे, और नए इन्वेस्टर आते हैं तो थोड़ा शायद और चल जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद नैब क्या रही उनकी तारीख का सबसे बड़ा केस है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अब गुंजाइश बाकी है मज़ीद ग्रो करने की, और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा हमारे जो इदारे हैं, नैब हो गया, FIA, SECP और जो इदारे हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का ये केस है और इतना बड़ा फ्रॉड और वो कंटिन्यू कर रहा है, चल रहा है, इतने अरसे से चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इदारों की अहलियत पे, उनकी कॉम्पिटेंस पे और उनकी जो क्या कहेंगे क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो देखना होगा, अगली हियरिंग तक वेट करें, 11 अगस्त को देखते हैं क्या अपडेट मिलती है हमें। SRG इज़ नॉट रजिस्टर्ड एनी लीगल इंस्टीट्यूट, सो हाउ, एक मिनट जी, नॉट रजिस्टर्ड इन एनी लीगल इंस्टीट्यूट, हाउ कैन इट बी टाइटल स्पॉन्सर फॉर KPL, कश्मीर प्रीमियर लीग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिनों से मैं भी इस पर सोच रहा हूँ। इस पर मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता इन्होंने नाम बदल लिया और SECP से रजिस्टर्ड भी नहीं है। SECP का जो पब्लिक वार्निंग थी वो आपको दिखा दी गई है। अब ये काम तो, ये सवाल, इसका जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका जवाब देना चाहिए। PCB ने ड्यू डिलिजेंस की है, इनकी नहीं की। एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, जिस पे 4 अरब का जुर्माना लग चुका है, उसको इजाज़त दे दी कि पाकिस्तान की एक क्रिकेट लीग की वो टाइटल स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। इस पर कुछ और भी बातें हैं जो मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा कि किसी पर्टिकुलर क्वार्टर से शायद पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं या कोई और सपोर्ट है, लेकिन क्योंकि इसका मैं कंफर्मेशन नहीं कर पाया, मैं बहुत दावे से बात नहीं कर सकता। लेकिन इनकी वीडियो अगर आप देखें, जो लॉन्च सेरेमनी थी कश्मीर प्रीमियर लीग की, सैफुर रहमान खान साहब की स्पीच सुने तो वो कुछ लोगों के शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिसमें शहरयार अफरीदी साहब हैं PTI के, पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा किया है, और उमर अयूब साहब भी बैठे हुए एनर्जी मिनिस्टर। ये सारे गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हैं या इदारे हैं। अगर वो पाकिस्तान आर्मी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या SSCP और नैब हुकूमत पाकिस्तान से अलग है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, फ्रॉड कह रही है। दूसरी तरफ हुकूमत की जो टॉप ब्रास है उनको समझ ही नहीं आ रही, या तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया या ख़ुद से स्पीच में कह रहे हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिस पे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। फ़िलहाल हम इस पे काम नहीं कर रहे, अगर हम करेंगे तो फिर हम बताएंगे अपनी फाइंडिंग्स, तो मज़ीद कमेंट नहीं करता। लेकिन ये बहुत बड़ा ये सवाल बहुत अच्छा है कि इनको टाइटल स्पॉन्सरशिप कैसे मिल गई कश्मीर प्रीमियर लीग की, लेकिन इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, PCB दे सकती है। और अगर इसमें जिन इदारों को वो या प्राइम मिनिस्टर को वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनकी सपोर्ट का, जिन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं बशमूल शहरयार अफरीदी साहब के, उनको जवाब देना चाहिए कि भाई इनको टाइटल स्पॉन्सरशिप कैसे मिल गई। कोई ड्यू डिलिजेंस किया आपने कि एक स्पॉन्सर जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, फ्रॉड केस उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके ऊपर, आपने उसको कैसे क्लीन चिट दे दी। V4U की तरह मेटाफेक्स ग्लोबल भी फ्रॉड है क्या, देखना पड़ेगा। अगर उनका मॉडल इनसे मिलता जुलता है तो होगा। और एक और चीज़ भी बता दूँ, इनके कुछ लीडर हैं, जैसे इनके एक एशिया मैनेजर थे, आई थिंक क्या नाम था, कोई आमिर हुसैन मोल साहब थे शायद, मेरे ख़्याल में मुग़ल, तो वो एशिया मैनेजर थे इनके, वो उन्होंने अपनी कोई कंपनी स्टार्ट कर ली, उसका भी मैं स्ट्रक्चर देख रहा था, बिल्कुल V4U जैसा ही है। तो अगर जो कोई और कंपनी जिसका स्ट्रक्चर इनसे मिलता जुलता है, पिरामिड स्कीम है कि और रेफरल्स लेकर आए, नए लोगों को लेकर आए इन्वेस्टर के तौर पे, तो डेफिनेटली वो फ्रॉड होगी। 50 किस्म के फ्रॉड चलने हैं, हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि हम सबको इन्वेस्टिगेट कर सकें, लेकिन उस एक V4U के ऊपर इतना टाइम इसलिए लगाया था। और एक हमने डबल शाह की भी वीडियो की थी कि आप इस स्ट्रक्चर को समझें और उसको देखने की कोशिश करें कि जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, 2-3 बातें चेक कर लें, आप आराम से ख़ुद चेक कर सकते हैं कि कंपनी फ्रॉड है। एक तो FBR की रजिस्ट्रेशन या SECP की रजिस्ट्रेशन इस बात की गारंटी नहीं है कि फ़्रॉड नहीं होगा, उसके बावजूद भी फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, आपने ये चेक करना है कि एक तो जो प्रॉफिट रेट आपको दिया जा रहा है, क्या वो प्रॉफिट रेट जस्टिफाइबल है। आपको 1.5 महीने में कोई कंपनी पैसे डबल करके दे रही है, 1 महीने में डबल करके दे रही है, ना स्टॉक मार्केट से मिल रहे हैं, ना मनी मार्केट से मिल रहे हैं, ना बैंक से मिल रहे हैं, इवन क्रिप्टो से भी नहीं मिल रहे भाई। क्रिप्टो पे भी एक टाइम में कभी बूम आता है, लेकिन इस वक्त तो क्रिप्टो से भी 1 महीने में डबल नहीं हो रहा है ना, जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। तो ये लोग कैसे दे रहे हैं, क्योंकि उसका तरीका होता है, उन्होंने पीछे एक एल्गोरिथम्स बनाए होते हैं, फार्मूला बनाया होता है, जिससे वो पैसे नए इन्वेस्टर के पैसे लेके पुराने वालों को दे रहे होते हैं। ठीक है, और जो नए इन्वेस्टर आए उनको कहते हैं कि आप मज़ीद नए इन्वेस्टर लेकर आएँ,
उनके पैसों से जो है फिर वो इनको देते हैं। और होता क्या है कि ये स्ट्रेंथ डबल होती जाती है, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो होता क्या है फिर ये स्कीम को स्ट्रक्चर ऐसे करते हैं कि पैसे डालना आसान होता है, निकालना मुश्किल होता है। कि आप मिसाल के तौर पे आप कहें कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख की कर दी, अब आपको कहें कि 1 साल में इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको अगर वो 6% 8% भी दे रहे हैं तो आपके अपने पैसे निकालने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा, आपको छोड़ दिया प्रॉफिट आ रहा है। वो मनी रोटेशन होती है। बैंक किस तरह काम करता है, यही काम बैंक भी कर रहा होता है, लेकिन बैंक लीगली कर रहा होता है, ये इलीगल कर रहे हैं। बैंक के पास क्या होता है, मिसाल के तौर पे अभी हबीब बैंक ने ट्वीट की, शायद पहला बैंक है पाकिस्तान का जिसके पास 3 खरब रुपए यानी 3000 अरब रुपए के डिपॉजिट्स आ गए। ये कितनी बड़ा अमाउंट है, सोचें कहाँ से आया उनके पास। लोगों ने जो अकाउंट खोले हैं, सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कंपनीज़ का एक्स्ट्रा रिजर्व कैश होता है, वो जाके बैंक्स में रखती हैं सूद के ऊपर। तो ये HBL के पास इतना पैसा आ गया, यही पैसा वो आगे दूसरों को दे रहे होते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो डिपॉजिटर के पैसे से वो आगे दे रहे होते हैं, या फिर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बिजनेसेस में जहाँ से रिटर्न आता है, या लोन देते हैं जहाँ से वो फिर इंटरेस्ट पे इनकम कमाते हैं, फिर उसी इनकम से वो प्रॉफिट देते हैं इन लोगों को जिन्होंने पैसा जमा किया था। तो बैंक का मॉडल भी ये, लेकिन बैंक कर रहा होता है लाइसेंस लेके, लीगल तरीके से, ट्रांसपेरेंट होता है। ये बिल्कुल इलीगल बगैर लाइसेंस के कर रहे होते हैं। ये फ़र्क है। मनी रोटेशन यही चीज़ होती है। मैं अगर अपनी पॉलिसी स्कीम बनाना चाहूँ तो 10 मिनट लगेंगे मुझे एक स्ट्रक्चर बनाने में, यार ऐसे ऐसे मैं रोटेट करूँगा पैसों को, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँगा। बहुत आसान काम है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है।